Hello and welcome to Kalam IAS. This is New Simply Put, dated 19 December 2024. And let's get started. The topics for today are the NTA's recommendations to secure entrance exams and stop leaks. So, the expert panel has given certain ideas. The next is about IPBS report, which talks about the link between climate change and biodiversity loss. And the next last is about Syria after Assad. These can be found in Indian Express Explained section, and these are the clippings that can help you locate better. So let's get started. The NTA functioning review, right? So we all heard about the NEET result in which we got 66 people as rank 1, and that stirred a controversy about the functioning of NTA itself, because NTA is not only conducting the exam for NEET but also for JEE, and then it also conducts the exams for recruitment. सो ये तो हमारे एंट्रेंस टेस्ट वाले एग्ज़ाम हैं जो हमारे कॉलेज में एंट्रेंस दिलवाते हैं, लेकिन इसके अलावा जॉब के लिए भी एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। तो पढ़ाई के लिए भी, यूनिवर्सिटी के लिए भी कर रहा है और जॉब के लिए भी कर रहा है। तो बेसिकली उस वक्त हमने देखा कि कैसे लीक आया और कैसे सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो एक के राधाकृष्णन बेसिकली इसरो के एक चेयरमैन हुआ करते थे, उनके अंदर एक कमेटी को बनाया गया टू सजेस्ट रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव इट्स फंक्शनिंग्स, राइट। तो अब उन्होंने क्या बोला है, टू अंडरस्टैंड उन्होंने क्या बोला है हमें एक चीज़ समझनी चाहिए। सोचो आप एक नीट वाले एस्पिरेंट हो, जैसे आप लोग अभी यूपीएससी एस्पिरेंट हो, सेम जैसे आप उसको एक नीट वाले की तरह समझ लो, राइट। या फिर जो लोग पहले डॉक्टर्स हैं जिनका पहले ये जर्नी रहा है, तो आप खुद सोचो, वन फाइन डे यू जस्ट गो टू अ स्कूल अपने घर के पास या फिर कहीं और, उस स्कूल में आप एग्ज़ाम दे के आ जाते हो और पूरा एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आता है वो ऑल इंडिया वेबसाइट्स पे आता है और सब पता चलता है। तो आप सोचो, आप घर पे बैठे हुए हो और बहुत बड़ी एक पार्लियामेंट के पास दिल्ली में एक बिल्डिंग है जो कि बेसिकली, और जैसे बहुत सारी दिल्ली में इतनी हाई लेवल बॉडीज़ होती हैं, यूजीसी और वो सब चीज़ें, वो सब एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही हैं और आपके पास उन्हीं के जगह से एक पेपर आ जाता है। तो इतने सारी लेयर्स जो कि हैं बीच में, वो हमें दिखती नहीं है, हमें तो बस अपना एग्ज़ाम दिखता है जो कि हम स्कूल में दे कर आते हैं और बाद में बात होती है टफ है यार, ईजी है। बट टू रियली ब्रेक इट डाउन, द प्रोसेस has its own share of nitty-gritties. So how to break that down, let's understand. So at the first place will be the NTA itself, right, जो MHRD के अंदर आती है, राइट। फिर ये एग्ज़ाम जब कंडक्ट करना चाहती है किसी बच्चे के लिए, तो ये और इस प्रोसेस में डायरेक्टली पहुंचने के लिए काफ़ी सारे और चीज़ों का सपोर्ट लेती है। क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो वो स्टेट है, स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनसे सपोर्ट लेती होगी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट से सपोर्ट लेती होगी, राइट। फिर वो सपोर्ट लेती होगी जो टेस्ट के सेंटर है, राइट, जो उस दिन का पूरा प्रोसेस होता है, और फाइनली जो टेस्ट वाला दिन है, दैट वेरी डे ऑफ टेस्ट। तो यहाँ से प्रोसेस शुरू होता होगा और ये सारी चीज़ें चलती होंगी, फिर बच्चे के पास पेपर आता होगा। तो अब इन जो बेसिकली रिकमेंडेशंस आई है कमेटी के द्वारा, उन्होंने बोला है कि इन सारे स्टेजेस में हमें कुछ कुछ चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। कैसे कैसे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले तो एनटीए का स्कोप ही कम कर दो। ये लोग बहुत काम करते हैं, रिक्रूटमेंट का भी करते हैं, यूनिवर्सिटी का भी करते हैं, इतना सारा काम है, इनके पास लोग बहुत कम है, ठीक है, एक ही है हेड है ना। अभी इनको कम से कम इतने काम के लिए 2 और हेड की ज़रूरत है, कम से कम लीडरशिप में, और अंडर का स्टाफ तो और चाहिए ही चाहिए, लेकिन लीडरशिप में भी वो कह रहे हैं कि इनके पास बहुत कम लोग हैं, हमें और ज़्यादा लोग चाहिए, राइट। तो एक तो उन्होंने इस लेवल पे बोला कि हमें इम्प्रूवमेंट करना है, राइट। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया। फिर स्टेट्स के लिए भी उन्होंने बोला इम्प्रूवमेंट करना है। कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे, कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठाओ आप। कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमारे पास बहुत लोग होने चाहिए। कैसे कैसे, एनआईसी के लोग आ जाएं, हाँ, एंड आईबी के लोग आ जाएं। हमें एक बहुत सॉलिड कमेटी बैठानी है, जो जैसे एक बड़ा सा स्टेट ले लो, सपोज राजस्थान, यूपी ले लो, कितने सारे स्टेट्स हैं, तो एक तो विद इन द स्टेट होता है एंड एक अक्रॉस स्टेट्स भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हमें काफ़ी एक
अच्छी स्ट्रॉन्ग कमेटी चाहिए जहाँ पे पुलिस के लोग हो, एनआईसी आईबी वाले लोग हों। फिर जब हम एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आ गए हैं तो फिर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट में कह रहे हैं कि जैसे हमारे जब आईएएस के एग्जाम्स होते हैं तो आपने देखा होगा एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर आता है और टेस्ट सेंटर को कैसे सिक्योर करते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे भी जो जेईई और नीट के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए, टेस्ट सेंटर्स को सिक्योर करना चाहिए। और टेस्ट प्रोसेस के लिए क्या कह रहे हैं वो, टेस्ट प्रोसेस के लिए वो लोग ऐसा कह रहे हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड लेट मी क्लियर दिस टू मेक स्पेस। तो टेस्ट प्रोसेस के लिए वो लोग कह रहे हैं कि अगर इसे अच्छा बनाना है तो मल्टीपल क्वेश्चन पेपर लगाओ, ठीक है। और ऐसा करो कि एंड डे तक ना पता हो कि कौन सा पेपर आने वाला है और फाइनल डे अचानक से आपके पास सपोज ABCDE कुछ 10 पेपर हैं, आपने सीधा जे वाला पेपर लगे दिया। तो अब कोई पेपर चोरी भी हो जाए, ए वाला पेपर चोरी भी हो जाए तो फ़र्क तो पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि आपने रैंडमली जे वाला सेट भेज दिया है। तो मल्टीपल क्वेश्चन लगाओ, साथ में मल्टीपल सेशंस भी लगाओ। जैसे कुछ कुछ एग्जाम्स होते हैं जो IBPS कंडक्ट करता है, वो मल्टीपल सेशंस में होते हैं और ये हेल्प करता है एक्चुअली, क्योंकि जो रेजिडेंट है बेसिकली काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को अपने रेजिडेंट सिटी के बाहर ट्रैवल करना पड़ता है। तो आप सेंटर एलोकेशन भी इस तरीके से बनाओ कि मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स आएँ और वो आपके घर के पास हुए, तो ये चीज़ें करो। और टेस्ट के डे क्या करना चाहिए, राइट। तो बिफोर आई मूव देयर आई वांट यू टू बेसिकली अंडरस्टैंड कि यही सारे उन्होंने प्रोसेस बताए हैं और अगर हमें उन्हें समझना है तो हमें इस साइकिल को समझना है, कैसे साइकिल मूव कर रही है। और हर साइकिल के पहलू पर जहाँ जहाँ उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, उन्होंने हर जगह रेलिवेंट प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया और अल्टीमेटली सारी जो इश्यूज़ थी वो ठीक कर दी। तो अब उन्होंने जैसे मैंने बोला NTA के लिए क्या करना है, स्टेट के लिए क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करना है, टेस्ट सेंटर के लिए क्या करना है। अब लास्ट बात बची टेस्टिंग डे के लिए। तो इस प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो टेस्टिंग डे के लिए भी कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिस्टम को कंप्यूटर अडेप्टिव सिस्टम बना लो, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और आप क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पे आया तो किसी एस्पिरेंट ने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर दिया, 2 भी सॉल्व कर दिया, 3 भी सॉल्व कर दिया, तो कंप्यूटर अब खुद समझे कि हाँ ये बच्चा ब्राइट लग रहा है, अब 4th क्वेश्चन थोड़ा और टफ देंगे, ठीक है। अगर 4th क्वेश्चन भी बच्चे ने सॉल्व कर दिया तो 5 क्वेश्चन और भी ज़्यादा टफ देंगे एज़ कम्पेयर टू अनदर पर्सन जिससे 1 नहीं हुआ तो सेकंड वाला शायद वो ठीक ही देगा, उसको और टफ नहीं बनाएगा। तो अडेप्टिव है सिस्टम, मतलब जैसे बच्चा परफॉर्म कर रहा है क्वेश्चन बदलता रहे साथ साथ। ये बाहर के यूनिवर्सिटीज़ और बाहर के एग्जाम्स में ऐसा होता है। तो अब जब सिस्टम ही अडेप्टिव है तो आप बताओ कैसे क्वेश्चन कॉपी होगा, कैसे पेपर लीक होंगे, राइट। और हर जगह बायोमेट्रिक्स की बात तो होती ही है। तो अब इस तरीके से अगर हम सिस्टम में ऐसे ऐसे स्टेजेस पे इंटरवेंशंस करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा सेफ बन सकती हैं। सो दिस इज़ द ब्रॉड वे इन विच वी कैन अंडरस्टैंड। लेट्स सी व्हाट द आर्टिकल हैज़ टू से। तो पहले रिकमेंडेशन है स्कोप को लिमिट करने के लिए। पैनल रिकमेंड कर रहा है कि केवल एंट्रेंस एग्जाम पे करो, रिक्रूटमेंट पे मत करो, लाइक वी हैव एक्सप्लेन, राइट। साथ में क्या है, स्टाफिंग और एक्सपर्टीज लाओ, ठीक है, क्योंकि इंटरनल कैपेसिटी काफ़ी कम है, वहाँ पे लोग काफ़ी कम है। इनफैक्ट पहले कुछ 64 लाख लोग एग्जाम लिखते थे, अभी जब NT आया था आई थिंक 2017-18 के आसपास, अब अराउंड कुछ 130 लाख लोग लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट डबल हो चुके हैं, लेकिन जो कैपेसिटी है उनके पास वो उतनी है जितनी पहले हुआ करती थी। साथ में हाई डिपेंडेंस ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स एंड आउटसोर्स एजेंसीज। इसका मतलब क्या है कि जैसे NTA में जो सपोज उनके पास केवल इतनी स्किल है कि वो नीट वाले बच्चों के लिए काम कर सकते हैं, डॉक्टरी वाले के जो एग्जाम्स होते हैं, लेकिन उनके पास JEE वाले के लिए ना उनके पास ज़्यादा एक टेस्ट सेट करने के लिए लोग हैं, ना प्रोसेस के लिए लोग हैं, तो वो लोग के लिए थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर देते हैं। अब ये थर्ड पार्टी जो होती है वो प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं और यहीं पर फिर करप्शन का स्कोप और फ्रॉड का स्कोप बढ़ जाता है, बिकॉज ये थोड़ा आउटसोर्स होता है और इनके एम्बिट और रेगुलेशन के थोड़ा बियॉन्ड हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि अपनी इन हाउस कैपेसिटी को बढ़ाओ और आउटसोर्सिंग को थोड़ा कम करो, राइट। आगे वो क्या बोल रहा है, इन्वॉल्व स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया है ना कि NTA है, फिर स्टेट है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर टेस्ट के सेंटर के दिन की क्या बात हो रही है, एंड देन ऑन द वेरी मोमेंट ऑफ द टेस्ट हाउ यू आर हैविंग इट। सो इस लेवल पे वो कह रहा है कि स्टेट कमिटीज़ बनाओ, ठीक है, जहाँ पे सब होंगे, स्टेट वाले लेवल होंगे, NIC पुलिस IB के लोग होंगे, राइट। फिर वो कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन को भी बहुत ट्रांसपेरेंट बनाओ, राइट, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स कैसे हुए,
यू नो। उसके बाद वो कह रहे हैं कि टेस्ट सेंटर्स को सिक्योर करो, जैसे हम आपको बता रहे थे आईएएस एग्जाम वाले में ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस ओवरसाइट होना चाहिए और सीसीटीवी मॉनिटरिंग तो होना ही चाहिए. सो दिस इज द वे. नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड इज अबाउट द टेस्टिंग प्रोसेस. सो इट्स टॉकिंग अबाउट मल्टी सेशन टेस्टिंग, where you take multiple sessions over several days, right, like we have discussed. Similarly, testing center allocation, which has to be in the district, right, and remoteness का भी ध्यान रखना ही चाहिए जब सेंटर एलोकेट होता है. Similarly, secure delivery of question papers. So it recommends encrypted delivery of question papers to testing centers using computer-based delivery models and OMR sheets. सो ऐसा भी बोल रहे हैं कि हम लोग सपोज कंप्यूटर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और जब आंसर भरने हैं तो OMR पे भरेंगे, क्वेश्चन पे हम आंसर कंप्यूटर पे नहीं भरेंगे. तो इस तरीके से भी हाइब्रिड मॉडल की बात भी चल रही है, राइट. अगर हमें एग्जाम के दिन वेरीफाई करनी है ऑथेंटिसिटी, तो डिजी एग्जाम वाला करवाते हैं जहाँ पे वेरिफिकेशन हो थ्रू बायोमेट्रिक्स, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं. कलेक्ट प्राइमरी डेटा एट द एप्लीकेशन स्टेज टू इम्प्रूव सिक्योरिटी, राइट. सिमिलरली लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए क्या कह रहे हैं. सो अभी तो हमने सो फार समझ लिया है कि एट द वेरी डे ऑफ द एग्जाम till the higher organizations how the things happen, but again all this comes in the larger overarching structure of the exam structure itself, right. तो एग्जाम स्ट्रक्चर के लिए वो कह रहा है कि आप स्ट्रक्चर को ही ओवरऑल अच्छा बनाओ. कैसे करो? हार्मोनाइजेशन ऑफ द टेस्ट्स. सो जो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स होते हैं उनको वो कह रहे हैं हार्मोनाइज करो, यूनिफिकेशन करो, राइट. कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग, वही जो सेम बात मैंने आपको बताई थी ना कि क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 बदल जाता है बच्चे को देखकर, और इसी से सिक्योरिटी बनेगी और असेसमेंट भी पाएगा. एंड नेशन वाइड टेस्टिंग सेंटर्स, जहाँ पे 400-500 कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सेंटर्स हों. इनफैक्ट अभी ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय वगैरह होते हैं वहाँ भी काफ़ी सेंटर्स हैं, तो वी कैन इवन यूज दैट फैसिलिटी. So that was for today's article, and it ends by saying that there is a need for transparent and secure mechanisms, and this if we do it properly, then we can restore public confidence, and this is how we can recommend we can implement the recommendations. The next article going forward is about Syria after Assad. So हमको पता है कि HTS काफ़ी instrumental रहा था in the fall of Assad, right, and और भी पार्टीज है. सीरियन नेशनल आर्मी भी पार्टी थी, SDF भी एक पार्टी थी, लेकिन दिस हैज़ द मेजर रोल एंड इट इज़ दिस दैट हैज़ कम टू पावर, राइट. सो अब गोइंग फॉरवर्ड इनके क्या ट्रांजिशन रहेगा, कैसे चैलेंजेस रहेगा. सो द फर्स्ट चैलेंज इज ऑफ हैविंग अ यूनाइटेड सीरिया. So like I've told you that there are so many factions, HTS, SDF and SNA, and all of them in the country Syria. Let me see if there is a map. Yeah, so in this Syria, basically in this map, like initially Bashar had this much rule, and here was HTS, here was the Kurdish led SNA and SDF, and then यहाँ पे और भी फोर्सेस का कंट्रोल था. तो अब जब नई सरकार आई है तो उनको ये सारे अलग अलग फैक्शंस में जो लोग हैं उनको बांटना नहीं है, बल्कि उनको और एक साथ ग्रुप में जाकर साथ में काम करना है. सो हैविंग अ यूनाइटेड सीरिया इज बेसिकली देयर फर्स्ट गोल, राइट. एंड इसके लिए what has HTS decided? HT has decided that all the armed factions that were basically against Assad, right, all those armed factions will be grouped as one party and they will be brought into the Ministry of Defense. सो एक तो ये तरीका हो गया उनको फॉर्मुलाइज करने का, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का, और इनफैक्ट थोड़ा रिकग्निशन भी देने का, which is actually appreciated to some extent and also criticized, but then yeah, that is a good way forward as a beginning step definitely. Then also it says कि जो old apparatus है ना, साना करके, जैसे सीरियन अरब न्यूज़ एजेंसी, मतलब जितना भी ऐसा होता है ना कि हमारे भी इंडिया में PIB कर है, और हमारा खुद का भी इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, एंड टेलीकॉम सर्विस है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, जितना भी हमारा एपरेटिस है उसको अब हम क्यों बिगाड़े, उसको एज इट इज़ हम नई सरकार के अंदर डाल देते हैं, थोड़ा सा जो रीमोल्डिंग करनी है. तो यहाँ पे भी वही है कि एक तो हमें यूनाइटेड रखना है, तो यूनाइटेड रखने के लिए उन्होंने आर्म फैक्शंस को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ले आए हैं. सिमिलरली जो ओल्ड अपैरेटस है उसको भी वो ऐसे रिटेन करना चाह रहे हैं, ठीक है. तो इंटरनल चैलेंजेस तो काफ़ी सारे हैं, बट ये थोड़ा सा एक तरीका निकाला जा रहा है. जो मेजर चैलेंजेस हैं कि सब लोग बटे हुए हैं, बहुत सारे फैक्शंस हैं, तो उनके लिए शायद ये एक तरीका वर्कआउट करे. साथ में
HTS के पास कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं, राइट। एक्सटर्नल चैलेंजेस ये हैं क्योंकि जो HTS का लीडर है जोलानी, उसको एक्चुअली थोड़ा सा इट स्टिल लुक्ड विद सस्पिशन बिकॉज बेसिकली HTS केम आउट फ्रॉम अ इस्लामिस्ट body, right? So although currently it has a very pragmatic jihadist tone, but then आपको अगर रूल करना है तो आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए. सो अभी इनका चैलेंज ये है कि how to maintain a balance or how to even uphold the pragmatic jihadism versus the stable government. Because if they try to go with the stable government, right, and this reduces the scope for this, then जो यहाँ पे वैक्यूम बचेगा उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए काफ़ी सारे और नए इस्लामिस्ट फोर्सेस आ सकते हैं, राइट, और थोड़ी और अनस्टेबिलिटी आ सकती है. तो ये भी थोड़ा सा इशू है कि थोड़ा सा वो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे तो दूसरे फोर्सेस के आने की वजह से शायद वो वापस से स्टेबिलिटी अफेक्ट ना हो जाए. और एक्सटर्नल फ्रंट में एक चैलेंज तो ये भी है कि इनके गवर्नमेंट के साथ अभी डायरेक्ट इंगेजमेंट थोड़ा सा ये लोग ट्राई कर रहे हैं विद UK, ब्रिटिश एंड जर्मनी, but it is like yet to be seen. However, when it comes to Turkey and Israel, तो इसराइल तो आपको पता ही है इनका दुश्मन रहा है हमेशा, गोलन हाइट्स ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, साथ में ऑन द डेली बेसिस एयर स्ट्राइक्स तो होते ही हैं. तो गोलन हाइट्स ऑक्यूपाई करना तो एक बात है, लेकिन इसराइल चाह रहा है कि यहाँ पे अब उनके कंट्री के लोग पॉपुलेट करके इस एरिया को एक्सपैंड करें, राइट. मतलब गोलन हाइट्स में अब इसराइली पॉपुलेशन होनी चाहिए टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ द रीजन. सो ये एक बड़ा चैलेंज है. केवल बॉम्बिंग करना से ऑफकोर्स लॉस होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का, लेकिन जब आप डेमोग्राफी चेंज करना चाह रहे हो तो इंटर जनरेशनल लॉसेस फैल जाते हैं, जो कि एक बड़ा चैलेंज बन जाता है. सो ये December 15 को ही स्टेटमेंट आया था दैट बाय इजराइल दैट दे विल ट्राई टू ऑक्यूपाई गोलन हाइट्स to change the ultimate demography of Syria, which is a challenge. Similarly, Turkey. तो टर्की का भी काफ़ी हाथ रहा था सीरिया के ओवरथ्रो जो तख्ता पलट हुआ है असाद का. तो ये एक्चुअली जो कर्डिश फोर्सेस हैं SDF SNA टाइप्स उन सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं. HTS के साथ भी इनको देखना है दैट हाउ विल दे बेसिकली गेट देयर ट्यूनिंग, बिकॉज टर्किश वाला जो है वो हम देखते हैं सपोर्ट आता है SDF को, लेकिन जो हमारा HTS है, राइट, वो डेमास्कस में बैठा हुआ है और वहाँ पे थोड़ा अलग चलता है. तो ये लोग तब तक तो साथ में बढ़िया थे जब तक इन्हें असाद को ओवरथ्रो करना था, लेकिन अब जब ये काम हो चुका है और अब जब HTS पावर में आ गया है तो इनके जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं गवर्नेंस के बारे में, कैसे होना चाहिए चीज़ें या कैसे पावर डायनेमिक्स चलनी चाहिए, उसको भी सेटल करने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ द आर्टिकल इन ब्रॉड. लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू से. सो येस, ऑल्सो HTS ने एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनाई है, राइट. सो the basically whole thing about जोलानी being there, उन्होंने एक मोहम्मद अल बशीर को एक प्राइम मिनिस्टर बनाया एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट, राइट, दैट इज गोइंग टू बी टिल March 2025. एंड also this will take the care of governance, in which the meantime they will have the time to unify factions under the new defense ministry and reform the inherited state institutions, जैसे मैंने बोला न्यूज़ वाले और बाकी चीज़ों को तो यूनिफाई करना है एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा सा रिफॉर्म करना है. गोइंग फॉरवर्ड, रोल ऑफ HTS हयात तहरीर अल शाम. तो वही बातें जैसे मैंने बताया था कि इन्होंने ओवरथ्रो तो किया था, लेकिन अभी गवर्नेंस मॉडल कैसा रहेगा वो बात है, क्योंकि इदलिब में तो इन्होंने काफ़ी ठीक ठाक गवर्नेंस किया था, लेकिन इदलिब बेसिकली उनका जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, जो डेमोग्राफी है, जो इकोनॉमी है, वो थोड़ी डिफरेंट है. यहाँ पर थोड़ी सुन्नी मुस्लिम का डोमिनेंस है, लेकिन सीरिया एज सच ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा डाइवर्स है, क्योंकि वहाँ शियास भी है, वहाँ थोड़े से अर्मेनियंस भी हैं, थोड़े से क्रिश्चियंस भी हैं, और भी टाइप के लोग हैं, और भी डाइवर्सिटी है. तो ज़रूरी नहीं कि ये जो मॉडल इन्होंने यहाँ लगाया था इदलिब में वो पूरे सीरिया में चलेगा भी. तो वहाँ पे थोड़ा अडेप्टेशन का भी काम है. इंटरनेशनल एंगेजमेंट तो मैंने बोला ही है, कोशिश चल रही है कि एंगेजमेंट भी रहे, क्योंकि हमें ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस भी चाहिए और जो थोड़े से सैंक्शंस लगे उससे भी रिलीफ चाहिए. तो एक्सटर्नल फ्रंट पे भी थोड़े चैलेंजेस हैं, राइट. इंटरनल लिस्ट तो मैंने बता दिया है, मैनेजिंग jihadist elements within HTS and addressing the popular discontent related to governance, that is one thing that they have to handle. Geopolitical dynamics on the external front they have to handle, like I've told कि टर्की का कर्डिश फोर्सेस का कैसे बैलेंस करेंगे, इसराइल के गोलन हाइट्स के साथ वो कैसे मैनेज करेंगे. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड broadly. Economic and humanitarian situation. So SSG governs better economically
than Assad control areas, and efforts to improve conditions face difficulties due to Turkey downturn. Right? तो ये वाली बात है डेफिनेटली ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस के बारे में भी बात कर रहे हैं कि हमें फुल एक्सेस देना है एड को और इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करना है राइट सो दीज आर द होल बिट्स अबाउट द होल थिंग फ्यूचर बेसिकली वही है कि उनको बैलेंस करना है जैसे मैंने बताया स्टेबिलिटी के बीच में राइट ऑल्सो इंटरनेशनल रिकग्निशन कोलैबोरेशन सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस के बीच में एंड जो थोड़ा सा HTS बेसिकली अलकायदा की एक ब्रांच हुआ करती थी बहुत पहले राइट और आईसिस से बेसिकली निकला था तो कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ शायद ये लोग प्रैग्मेटिक है इतने ज़्यादा इस्लामिस्ट नहीं है बट स्टिल थोड़ा सा लोगों को लगता ही है कि दे माइट have that kind of a hinge even today so थोड़ा सा इसलिए adherence to international norms with its ideological identity उसका थोड़ा सा लोगों को रहता ही है इशू एंड HTS is going to try to balance that एंड territorial integrity की भी बात कर रहा है that ongoing Israeli occupation and Golan Heights create challenges for both reconstruction and sovereignty claims तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं गोइंग फॉरवर्ड डुअल चैलेंजेस एंड फ्यूचर एंगेजमेंट्स की बात हम लोगों ने कर लिया है कि रीजनल पावर्स के साथ स्टेबिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी है एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस भी मीट करना ज़रूरी है सो दैट इज़ इट फॉर टुडे नाउ विद दिस आर्टिकल वी हैव क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस इसमें बेसिकली IPPS आपने सुना होगा एक रिपोर्ट है उन्होंने क्या बताया है कि जब हम क्लाइमेट चेंज करते हैं और जब बायोडाइवर्सिटी लॉस है ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है इट इज़ नॉट दैट यू कैन हैव बोथ ऑफ देम इन आइसोलेशन तो अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इनके हम मैनिफेस्टेशन सोचें कि कैसे कैसे अगर हम कोई एक एफर्ट ले तो दोनों क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम भी सॉल्व हुए और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी है जो एड्रेस हो पाए सो जैसे एक एग्रो अगर हम इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बात करें तो जैसे हम देखते हैं कि जब हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी लॉस तो होता ही है क्योंकि पेड़ कटता है और बहुत सारे एनिमल्स और बाकी जो हैबिटेट है उनका भी लॉस होता है फ्लोरा फौना का क्लाइमेट चेंज भी होता है तो अगर हम एक प्रॉपर एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम लेंगे तो इन दैट वी कैन कंजर्व बोथ बायोलॉजी एंड प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज So this, although the topic is known to us that there is an interconnection, the report has highlighted in detail how the interconnection happens, and now going forward, it is our innovation that what solutions we can think, so that हम एक solution ले और दो problem solve होए, right? एक तीर से दो निशाने types. तो let's see what the report has to say. So the report talks about the interconnected challenges. There are 5 challenges: climate change, biodiversity loss, food, water and health scarcity, and these are so interconnected that एक खराब होगा तो बाकी सब एक साथ खराब होंगे राइट और अगर हम आइसोलेटेड अप्रोच ले कि चलो केवल पानी को हम हैंडल कर लेते हैं तो ये बहुत ही इनफेक्टिव होगा एंड काउंटर प्रोडक्टिव भी होगा सो स्केलिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन कैन इंक्रीज स्ट्रेस ऑन लैंड एंड बायोडाइवर्सिटी right so that is going to create further problems the article then talks about economic impact कैसे होगा कि अगर बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है तो इतना पैसा का लॉस हो जाएगा साथ में 50% जो ग्लोबल GDP है वो खुद भी नेचर पर डिपेंडेंट करती है डेटोरिएशन ऑफ इकोसिस्टम डायरेक्टली इम्पैक्ट्स प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक आउटपुट बेसिकली ये हमें लगता है तो बहुत ऑब्वियस बातें हैं लेकिन जब हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करने होते हैं कि वाई वी शुड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट सो वी नीड टू हैव द इकोनॉमिक आंकड़े अदरवाइज लोग इतनी जल्दी दे आर नॉट एबल टू बाय द आर्ग्यूमेंट्स बिकॉज बिजनेसेस आर एट स्टेक पॉलिसीज आर एट स्टेक एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आर एट स्टेक सो इसलिए हम कह रहे हैं सिनर्जिस्टिक अप्रोचेस होने चाहिए राइट जैसे कार्बन रिच इकोसिस्टम्स को हम रिस्टोर करें सस्टेनेबल डाइट्स जैसे आपने सुना ही होगा कि कैसे हम लोग बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव फूड सिस्टम्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं नेचर बेस्ड सोल्यूशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं सिमिलरली इंपॉर्टेंस भी है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की राइट क्योंकि उससे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के जो साइकिल है वो बेटर हो सकता है एंड हार्मोनाइज करने से पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है क्या तो येस इवन प्रीवियस जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने हाईलाइट किया है इन चीज़ों के बारे में एंड जो कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टारगेट्स हैं उनके साथ भी ये जो रिपोर्ट उसकी फाइंडिंग्स है उससे अलाइन करता है प्रोटेक्शन ऑफ 30% ऑफ लैंड एंड ओशंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम बाय 2030 इज बेसिकली वन ऑफ द टारगेट्स ऑफ कन्विंग सो ये एक जो हमने अप्रोच बताई है अबाउट द इंटरकनेक्शन एंड सोल्यूशंस फाइंडिंग देम सो दैट ये दोनों चीज़ें सॉल्व होएं इससे ये सारे ग्लोबल फ्रेमवर्क्स को भी एड्रेस करने में और इनके टारगेट्स को मीट करने में हेल्प होता है
सो दैट इज़ बेसिकली देयरफॉर अ कॉल फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस, राइट। एंड हमें और भी ज़्यादा इस कॉस्ट को एक्सक्रेट नहीं चाहते हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी से हुए, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। So the next is about the question of sovereign gold bond scheme and gold monetization scheme. I asked you to solve this, and I hope you have tried it. We'll discuss the answer today. To bring idle gold lying with Indian households into the economy. तो मैंने कल भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मनी टू वाइट मनी करने के लिए हम गोल्ड में ही पैसा डाल देते हैं, बिकॉज वैसे तो ये चीज़ हम कर नहीं पाते हैं, और इससे हम बेसिकली यू नो पकड़े भी जा सकते हैं जो लोग ब्लैक मनी रखते हैं। सो दे डोंट वांट टू शो इट इन देयर फॉर्मल रिकॉर्ड्स, देयरफॉर टू पुट इट एज अ सेफ थिंग दे कन्वर्ट एंड दे बाय गोल्ड। तो आइडल गोल्ड भी अगर हो, जिसने वाइट बेसिकली मनी से भी कमाया हो, तो उसको भी अगर हम इकोनॉमी में लाना है तो ये एक स्कीम है। तो ये ऑब्वियस है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, स्टेटमेंट को सिंपली एक्सप्लेन कर रहा है। बहुत फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट मच कॉम्प्लिकेशंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन 2 कटेगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, टू ब्रिंग एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर। अब आप खुद बोलिए, जो स्कीम हमसे ही हमारे घर का गोल्ड मार्केट में लेकर आ रही है, अब वो स्कीम कुछ कस्टमर से खरीदवा तो रही नहीं है, बल्कि जो खरीदा हुआ सामान है वो वापस से बिचवा रही है। तो एफडीआई क्यों आएगा? एफडीआई तो तब आता है ना जब लगता है कि सेल ज़्यादा हो सकती है, बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा, रिटर्न ज़्यादा आएगा इन्वेस्टर्स को, हम इसलिए पैसा लगाए, बाहर से भी लोग पैसा लगाना चाहते हैं। तो इसमें ये वाली पॉसिबिलिटी तो कम ही लग रही है। सो 2 वाले ऑप्शन सब कट जाएंगे और केवल ए और सी बचेगा। अब हमें बात आता है टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट्स, राइट। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें, तो अगर गोल्ड इम्पोर्ट्स हटाने हैं तो ऑब्वियसली अगर हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे, तो केवल गोल्ड का पेपर खरीदेंगे, तो हमें गोल्ड खरीदना ही नहीं पड़ेगा, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो जाएगा, जो हमने कल भी डिस्कस किया था। तो ऑब्वियसली थर्ड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। लास्ट इज अबाउट डिस्कस द implications of Syrian conflict and the impact on India's strategic interests. So please write this question and send it on Telegram, and we'll be happy to review it and give feedback.